इसका बताओ क्या आंसर होगा। 4। और क्यों। क्योंकि सर वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, मास ऑफ अच्छा। द पार्टिकल पे भी डिपेंड करेगा। अच्छा। तो नहीं नहीं, सही सटीक सटीक बताइए। ये कराऊंगा ही नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। मास ऑफ द पार्टिकल्स पे तो डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, और हम्म। एंगुलर वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। पक्का। लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। अच्छा। सुदेश ना बताओ क्या आंसर होगा। सर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, हम्म। फिर लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन और वेलोसिटी हम्म। ऑफ द पार्टिकल। तो कौन सा ऑप्शन होगा। सेकंड वन। सेकंड होगा। क्यों होगा सेकंड भाई। रीजन बताओ अब। सर क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी, एक तो सर लैटिट्यूड कोरियोलिस एक्शन इक्वेटर के अबव एंड बिलो दोनों जगह पे काम करता है और अलग से काम करता है। तो उसके जैसे अगर हम अपने रहे अबव द इक्वेटर नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ ईस्ट की ओर घुमा देगा। तो लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वो जिस भी एंगल से मुड़ता जाएगा उसको और टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट करने का क्या कहता है, और टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट करने का टेंडेंसी रहेगा। और एंगुलर हम्म। वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, जो जिस एंगल पे वो रोटेट कर रहा है वो हम्म। वाला। हम्म। मास क्यों नहीं होगा। मास पे डिपेंड, मास पे डिपेंड करता है सर, मतलब बड़ा भी तो नहीं है सर, मास पे डिपेंड करता है, तो यही पर क्यों नहीं होगा मास, मेरा पूछना वो है। क्या चांद जी, क्या अजय, क्या तेजल, बताओ क्यों नहीं होगा। डमरू तेजल, तेजल डमरू, चलिए बताओ। हाँ जी सर, देख रही हूँ क्यों सर। नहीं, क्यों नहीं होगा। अरे भाई देखो यार, तुम लोग बेवकूफों वाले काम करते हो। एक्सप्लेन करो तो थोड़ा साइंटिफिकली करो ना। देखो, अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, सबसे जरूरी चीज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है। खासकर कोरिलीज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। टू ओमेगा वेक्टर सिंबल क्रॉस वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन। इसको हम कोरिलीज एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है। मैंने तुमको उस दिन क्लास में पढ़ाया था कोरिलीज फोर्स का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है। टू ओमेगा साइन थीटा, और एक वो पैरामीटर था ना, क्या कोलिज पैरामीटर समथिंग था, इनटू वी, था कि नहीं। तो इसमें ये टू ओमेगा साइन थीटा भी, यही तो है कोलिज एक्सेलरेशन। करेक्ट। मास क्यों नहीं होगा। अब चांद जी बोल रहे नहीं नहीं नहीं, बी भी होगा। यार चांद जी ये बताओ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पढ़ते आ रहे हो ना। फोर्स इक्वल टू हाँ, पढ़ा है सर। मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ते मास आ रहे इनटू हो, आप कब से एक्सेलरेशन। पढ़ते आ रहे हो। लेकिन, सर ये लेकिन नाइन्थ बात, से। एग्जैक्टली मैं समझ गया आपकी बात। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज बताता हूँ कि जो कोलिज फोर्स का एक्सेलरेशन है, उसमें मास का कोई रोल ही नहीं है।
हाँ फोर्स में है मगर इसमें नहीं है। हाँ, मास का जो फोर्स जो है वो डिपेंडेंट है आपका मास पे, लेकिन एक्सेलरेशन थोड़ी होगा मास पे डिपेंडेंट। और सबसे जरूरी चीज है, मास ऑफ द पार्टिकल बदलेगा भी नहीं, तो वो कांस्टेंट है। अगर मास ऑफ पार्टिकल बदलता भी, तब भी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट है, वो तो बदल ही नहीं रहा है। तो ये कहाँ से होगा, लॉन्गिट्यूड तो होगा ही नहीं। आप ये भी बोल रहे हो डी भी, ई ई चलो नहीं होगा, वो तो समझ में आता है, लेकिन मास कैसे होगा, मास भी नहीं होगा। क्योंकि फोर्स जो है, फोर्स के फॉर्मूले में ही नहीं है। फोर्स के फॉर्मूले में मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन थोड़ी डिपेंडेंट होता है मास पे, नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब कारण है। लैटिट्यूड तो समझ में ही आता है कि थीटा जो है वो लैटिट्यूड है, वो समझ में आ ही रहा है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था 2000, अभी इसी इसी साल का क्वेश्चन है ये, 21 का क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन बताओ। चलो चांद जी बताओ। सर इसका सब जियोट्रॉपिक होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है। सही में? चांद जी क्या है, ऐसे ऐसे चीजें मत बोलो, गला काट देगा कोई इंसान। इतना समझाने के बाद भी आप बोल रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होगा, जल्दी बताइए। डमरू समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर क्वेश्चन तो। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। तो ये बताओ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, कोलिज फोर्स जो होता है वो क्लॉकवाइज मूव करता है या एंटी सर क्लॉकवाइज मूव? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो आंसर होगा ही नहीं। चांद जी पता नहीं कैसे बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो कट गया। अब बचता है दो ऑप्शन। दो ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? टू। सर क्यों फर्स्ट। होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, वही पूछ रहा हूँ। देखो, मैंने पहले भी बताया था, जियोस्ट्रोफिक कंडीशन कब सेटिस्फाई होता है? जियोस्ट्रोफिक कंडीशन तभी बनेगा जब कोलिज फोर्स जो होगा वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बराबर होगा, तभी बनेगा। है कि नहीं? ये चीज मैंने समझाया था, समझाया था या नहीं समझाया था? हाँ, तो जब ये चीज समझा चुका हूँ, तो ये चीज समझो, जब कोलिज फोर्स मतलब बैलेंस नहीं कर रहा है तो दो कंडीशन क्रिएट होंगे। अब कोलिज फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो फोर्स है, याद रखना। एक कोलिज फोर्स है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अगर ये स्ट्रांग है, मतलब मोर देन पीजीएफ है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, तब वो कौन सा कंडीशन क्रिएट करेंगे, सब जियोस्ट्रोपिक।
और अगर वो लेस है तो सुपर जियोस्ट्रोफिक। ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है देखो, सबसे जरूरी चीज बोला है कि हाई प्रेशर सिस्टम है, हाई प्रेशर बोल दिया है, तो प्रेशर ग्रेडियंट सपोज करो हाई प्रेशर है, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगा, ये तो क्लियर है। ये प्रेशर क्लियर है ग्रेडियंट जो सर। है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही हवा को मूव करेगा, ये सबको पता है। ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हवा जो है बाहर की क्लॉकवाइज है ना, मतलब अगर कोई चीज क्लॉकवाइज मूव कर रही है, सिंपल सी बात है, तो अगर कोई चीज क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो वो अंदर की तरफ तो चीज को नहीं फेंकेगी, वो बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट भी ऐसा ही बनेगा कि वो बाहर की तरफ फेंकेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। प्रेशर जो है, प्रेशर ग्रेडियंट वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएगा। बट कोरलिज फोर्स क्या करेगा उसको, देखो जैसे ही हवा इधर जाने की कोशिश कर रही है, कोरलिज फोर्स तो उसको टर्न करा रही है ना, तो टर्न करा रही तो अंदर की तरफ लाने की कोशिश कर रही है। तो कोरलिज फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ मिलके उसको अंदर ला रही है, देखो टर्न करा रही है ना, वो टर्न करा रही है, उसको अंदर की तरफ खींच रही है हवा को। ये तो समझ में आता है कि प्रेशर ग्रेडियंट बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और ये अंदर की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, कौन, कोलिज फोर्स। अब ऐसा क्यों है, ये भी सिंपल सा फंडा है, देखो इक्वेटर था, मैंने बोला था इक्वेटर में गर्मी पड़ता है, तो गर्मी पड़ने की वजह से क्या होता था कि हवा जो है ऊपर चला जाता था। ठीक है। ऊपर जब जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो खाली खाली थोड़ी चला जा रहा है, उसपे तो कोलिज फोर्स भी एक्ट कर रहा है। तो वो जा किस तरफ रहा है, वो हाँ जा तो उधर ही रहा है ना, ट्रॉपिक्स की तरफ जा रहा है। वो हवा हवा में ऊपर, ऊपर हवा में, नीचे नहीं ऊपर हवा में ट्रॉपिक्स की तरफ जा रहा है। अब ट्रॉपिक्स की तरफ जब जा रहा है तो उसको तो मोड़ रहा है कौन, कोलिज फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों मिलकर उसको मोड़ दे रहे हैं। तो अगर ग्रेडियंट ग्रेडियंट फोर्स जो है वो हाई है, ठीक है, तो क्या वो जियोस्ट्रोपिक कंडीशन फॉलो करेगा, क्या वो जियोस्ट्रोपिक कंडीशन फॉलो करेगा या जियोस्ट्रोपिक कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, ये प्रश्न उठता है। ठीक है। क्या वो जियोस्टोपिक कंडीशन फॉलो करेगा या नहीं करेगा, ये प्रश्न उठता है यहाँ पे। ये कंडीशन तभी पैदा हो सकता है जब ये कंडीशन हो रहा हो। क्या हो रहा है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो इधर जाने की कोशिश कर रहा है, अब हाई प्रेशर जोन भी है, ग्रेडियंट विंड, द ग्रेडियंट विंड्स आर अराउंड हाई प्रेशर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो ग्रेडियंट का जो विंड है वो हाई प्रेशर जोन में है, लेकिन उसको जो खींच रहा है कौन, तुम्हारे जो कोलिज फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच रहे हैं ना, उसको बड़े तेजी से खींच रहे हैं अंदर की तरफ। जितना वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है उसको तेजी से खींच रहे हैं अंदर की तरफ। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका जो चीज है, स्पीड है, वो स्लो हो जा रहा है। किससे स्लो हो जा रहा है, जियोस्ट्रोफिक कंडीशन से। जो जियोस्ट्रोफिक कंडीशन क्रिएट होने वाला था, जिसमें कोलिज फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स सेम होने वाले थे, वो कंडीशन बन नहीं पा रहा है। इस कंडीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ग्रेडियंट विंड जो है वो हाई प्रेशर की तरफ है, अगर वो लो प्रेशर के पास होता तो चांसेस था कि वो आगे भाग जाता। अब क्योंकि वो यही है, जो विंड है वो यही है, तो हाई प्रेशर से मूव करना उसके लिए मुश्किल हो जा रहा है। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे भी एक हाई प्रेशर जोन है, यहाँ पे भी एक हाई प्रेशर जोन है, यहाँ पे भी एक हाई प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन काफी दूर है। तो हवा अगर बाहर निकल रही है तो वो निकल ही नहीं पा रही है, क्योंकि ग्रेडियंट जो है, अगर पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाए तो हवा को मूव करने में तो डिफिकल्टी क्रिएट होगा ना। अगर मैं यहाँ पे 970 हेक्टा पास्कल वाला एक प्रेशर रखूं और फिर उसके तुरंत बाद 969 वाला हेक्टा पास्कल रखूं, तो हवा थोड़ी मूव कर जाएगी, तुरंत थोड़ी मूव कर जाएगी, उसकी स्पीड तो अभी भी स्लो ही रहेगी, क्योंकि सिर्फ एक
1 यूनिट का प्रेशर डिक्रीज किया मैंने। अगर मैं उसमें 900 हेक्टा पास्कल लिख देता तो तुरंत मूव कर जाता, बट तुरंत मूव कर ही नहीं रहा है क्योंकि हेक्टा पास्कल अभी कम है। समझ में आया? यही प्रॉब्लम है कि जो विंड है वो भी हाई प्रेशर जोन में अटका हुआ है, और क्योंकि हाई प्रेशर जोन में अटका हुआ है उसकी मूवमेंट उतनी हो नहीं पा रही है, और कोलिज फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको और अपने तरफ खींच रहे हैं, अंदर की तरफ उसको खींच रहे हैं। तो एक तो उसको क्लॉकवाइज रोटेशन मिल रहा है और वो जियोस्टॉपिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो ये कंडीशन क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए वो सब जियोस्टॉपिक है और क्लॉकवाइज है। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। आया समझ में? क्योंकि यहाँ पे दिया था हाई प्रेशर, इसीलिए। अगर लो प्रेशर दिया होता तो हो जाता, सुपर जियोस्टॉपिक हो जाता। ये तो बेकार क्वेश्चन, ये बताओ। ये तो बकवास क्वेश्चन है, इसको तो बता ही दो। तेजल बताइए ये वाला, ये तो बता ही सकती है तेजल। कितना समय नहीं मिलेगा तेजल एग्जाम सोचने के लिए? 1 मिनट मिलता है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? अरे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। हाँ, हीट कैपेसिटी। गैस करो जल्दी, समय बीत रहा है। सर लास्ट ऑप्शन। चलो ठीक है, लास्ट ऑप्शन तुम्हारा। अजय बताओ क्या होगा? सर सी, थर्ड वाला। थर्ड वाला। चांदी थर्ड वाला, ये कौन सा? टू वाला, लास्ट वाला। टू वाला। सेकंड, वो 2 में है। सुदेशना? सर थर्ड वाला। ये तेजर बदल दिया अपना आंसर, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं सर, वो दोबारा एक बार मैंने देखा। अच्छा, आंसर रिस्पॉन्स क्लियर किया और फिर लगाया नया रिस्पॉन्स। थर्ड। क्या करें, 3:1 क्या फॉलो करें चांद जी बताइए? अब आंसर का भी 3:1 रेशियो हो गया है। किस किस ऑप्शन पे लॉक इन किया जाए? केबीसी चल रहा है, जल्दी बताइए। 32। 2। अभी भी वो 2 पे लॉक इन करेंगे, लेकिन ऑडियंस पोल की तरफ जागते हुए हम लोग इसको 3 आंसर मानेंगे। ऑडियंस ने 3 दे दिया आंसर, तो क्यों 3 होगा? बात आता है क्यों 3 होगा। बोला है इंक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर हीट कैपेसिटी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहली बात तो मैंने जब हीट कैपेसिटी पढ़ाया था, स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया था, ठीक है? और स्पेसिफिक हीट होता क्या था? एक यूनिट मास, सपोज करो यूनिट मास 1 kg का है, और उसको राइज करेगा, उसका टेम्परेचर को राइज करेगा 1 डिग्री सेल्सियस से, तो जितनी एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक हीट। ये चीज मैंने बताया था। मतलब सपोज करो 1 kg का मास है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री है, उसको 41 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए मेरे को 1 किलो कैलोरी की 1 कैलोरी की एनर्जी चाहिए, तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट है। ये चीज मैंने समझाया था, है कि नहीं? ये चीज मैंने समझाया था, करेक्ट है या नहीं है ये बताओ? हाँ सर। समझाया था ये चीज, हाँ जी। हाँ या नहीं? तो यहाँ पे
टू ऑप्शन कैसे होगा? आप जो बोल रहे हो टू ऑप्शन, वो कैसे होगा, एक चीज बताओ। टू ऑप्शन क्यों होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर कहीं चीज बोला है, आपको क्या लगता है आइस और पानी को गर्म करने में ज्यादा टाइम लगता है या कम टाइम लगता ज्यादा लगता है। है? ज्यादा लगता है। तो आप सी और डी को लास्ट में कैसे रख सकते हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि हीट कैपेसिटी जो है वो बढ़ता रहेगा ना जी। बढ़ रहा है ना। हीट कैपेसिटी का मीनिंग मैंने समझाया ना। वाटर को गर्म करने हम्म, में तो ज्यादा एनर्जी लगेगा ना, तो आप उसको पहले कैसे रख दिए? यही मेरा पूछना है। आप उसको पहले क्यों रखे? क्या सोच के रखा आपने उसको पहले? आप अपना माइंडसेट बताओ पहले, वो माइंडसेट मेरे को जानना जरूरी है, उसी वजह से गलतियां हो रही हैं। क्या सोच के रखा था आपने उसको? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मीनिंग समझ में आता है या नहीं आता आपको? नहीं तो फिर वो समझाना पड़ेगा हमको। नहीं सर, वो तो आता है, इतना तो पता तो ही है। फिर आप वाटर को लास्ट में नहीं लेके आगे कैसे लेके आ गए आप? हीट कैपेसिटी तो मैंने पहले क्लास में भी पढ़ाया था, लैंड भी सी बीच कॉन्सेप्ट में, कि वाटर का हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है पृथ्वी में, तो वो सबसे लास्ट में ही रहेगा। वाटर का होता कितना है वो भी बता देते हैं। 486 जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये उसकी हीट कैपेसिटी है। इतना टेम्परेचर, इतना एनर्जी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद आइस का आता है, ऑब्वियसली वो वाटर का पार्ट है तो आइस का आएगा ही आएगा सेकंड मोस्ट में। तो आइस आएगा तो कितना होगा? 2108। फिर क्या आएगा आपका बी ऑप्शन में? सैंड, 830। और हवा तो पहले ही गर्म है, तभी तो वो एवापोरेट होके रहता है, तो उसको गर्म करने में ज्यादा समय थोड़ी लगना है। लेकिन फिर भी एयर इज ए इंसुलेटर, ये चीज समझो। और सैंड क्योंकि सॉलिड है, तो डेफिनेटली वो गर्म होगा पहले कंपेयर टू योर व्हाट। वो फर्स्ट में नहीं आएगा। फर्स्ट में कौन आएगा आपका? एयर आएगा, एयर नहीं सैंड आएगा। एयर आएगा सेकंड में। तो एयर की वैल्यू कितनी होगी? 1005। वैल्यूज भी बता दिया मैंने आपको। समझ में आ गया? तो हीट कैपेसिटी, ये क्वेश्चन तो इतना बच्चा वाला क्वेश्चन था, ये भी गलत करेंगे तो फिर कौन बचाएगा? चलो, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मैं ये क्यों करा रहा हूँ? आप लोगों की गलतियां दिखा रहा हूँ आपको कि क्यों गलत कर रहे हो आप लोग। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं रख रहे हो, इसलिए गलतियां हो रही है। जब बोल दिया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो टाइम लेता है गर्म होने में, वाटर लेता है, हीट कैपेसिटी उसकी सबसे ज्यादा है, तो लास्ट में वो आएगा ही आएगा। बी लास्ट में हमेशा रहेगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, बी को लास्ट में ही लेके पहुंचाना है। वाटर शुड बी एट द लास्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस पे क्या घुमाना था? तो क्वेश्चन देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, हम लोग कितना घसीट के, इतना सोच के गलत कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप? क्योंकि नहीं करना चाहिए। आप ज्यादा ही सोच के उसको गलत कर रहे हो। चलो ये बता दो। इंडियन तो आंसर ही बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, चाहे जितना नोट्स दे दें जो भी दे दें, वो तो पढ़ने के लिए है, बट आंसर तो बनाना ही है पहले।
क्या होगा आंसर सुदेशना? मुझे 4 लग रहा है। 4 लग रहा है। अब भाई 4 क्यों लग रहा है वो भी बता दो। रीजन के बिना कोई कहानी नहीं। अगर कोई बताता है तो बिना रीजन के बताते हैं, मतलब वो वेग आंसर देते सर बी में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, इम्पैक्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स, मैं कुछ श्योर नहीं हो पा रही, इस बार तो थोड़ा कंफ्यूजन सा ही लग रहा है इसमें मुझे। इंटीरियर हीट में वोल्केनिज्म, कंप्रेशन प्रेशर तो ज्यादा है, तो कंप्रेशन एक रीजन लगता है, लग रहा है मुझे। पर ये देख के फिर मेरे को रेडियो एक्टिविटी भी थोड़ी सी लग रही है। हैं। डमरू बताओ क्या होगा आंसर? सर शायद से बी हो सकता है। बी हो सकता, भाई बी हो सकता है। बी मतलब सेकंड। अरे क्यों क्यों? अच्छा रीजन सर बताओ, क्योंकि बिना रीजन के बोलो। लग रहा तुम है बस। लग रहा है बस। हमेशा ना तुम बड़े बच्चे हो चुके हो, अब छोटे बच्चे नहीं हो, दूध पीते बच्चे कि हाँ हाँ जी, ये बादल लग रहा है, काइट लग रहा है, तो बोलोगे हाँ मम्मा ये काइट लग रहा है तो काइट ही। ऐसे थोड़ी बोलो। रीजन बताना, बिना रीजन के नहीं होता है आंसर। चलिए चांद जी बताइए। सर 4 वाला। 4 वाला? 4 क्यों होगा आंसर? हम्म, सर क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तो होती है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन में आगे वोल्केनिज्म भी होता है। अच्छा। और कंप्रेशन ये भी होगा, है तो। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, ये बताइए, सारा चीजें हैं। हाँ, सर। सबसे जरूरी चीज आप समझिए, सबसे जरूरी चीज ये है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ये अर्थ के इंटीरियर में नहीं होता है। अर्थ इंटीरियर इज नॉट गोइंग थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। उनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट जरूर है बट वो न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं जाते हैं वहां पे। वहां ये चीज हो ही नहीं रहा है। ये सोर्स बोला है फिर, ये चीज नहीं बोला है कि उसमें ये चीज हो रहा है। और हम्म, एक चीज दूसरा पॉइंट है कि वॉल्केनिज्म कहाँ से हो गया अर्थ के इंटीरियर में? कौन तुमको सर बोल दिया कि वॉल्केनिज्म होगा अर्थ के इंटीरियर में? वो तो सरफेस ऑफ अर्थ में होगा। सर अर्थ के लावा तो इंटीरियर अंदर से ही आता है नहीं तो ना, नहीं, मैग्मा। अर्थ का इंटीरियर बोला है, अर्थ का इंटीरियर हीट में वॉल्केनिज्म कहाँ से आ गया? फिर सोर्स बोला है, पढ़ रहे हो? सोर्स ऑफ अर्थ इंटीरियर हीट बोला है। अगर आप सोर्स को कंसिडर करते हो तो सोर्स में वॉल्केनिज्म कहां से होगा बताइए? आपने कभी देखा है कोर में वॉल्केनिज्म होते हुए? आप उसको कैसे आंसर दे रहे हो कि वॉल्केनिज्म होगा? चलो न्यूक्लियर फिजन मान भी लेते हैं, आपको अ, पता है कि चलो न्यूक्लियर फिजन आप कंसिडर भी करते हो, वॉल्केनिज्म किस एंगल से कंसिडर करोगे? वॉल्केनिज्म सर तो कतई लावा ना हो तो अंदर आंसर। से ही आता है ना। अरे यार आप कितना बार समझाएं आपको, वो अर्थ का इंटीरियर बोला है तो अर्थ का इंटीरियर मतलब कोर। सोर्स बोला है, सोर्स आप समझो ना, सोर्स बोला है। वॉल्केनिज्म अंदर से कहाँ हो रहा है ये चीज बताओ। सर लावा तो अंदर से ही आ रहा है ना, मैग्मा। चलो ठीक है, मानते हैं आपका लावा अंदर से आ रहा है। चलो और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इसको। अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियर फिजन, देखो ये तो नहीं होगा अर्थ के इंटीरियर में, ये नहीं होता, ये सन के इंटीरियर में होता है। दिस इज नॉट अर्थ का इंटीरियर, ये सन के इंटीरियर। सबसे जरूरी चीज। ठीक है। अब बात आता है वॉल्केनिज्म क्यों नहीं होगा। ठीक है। वॉल्केनिज्म क्या होता है? रिजल्ट होता है, रिजल्ट।
अर्थ के इंटीरियर का जो हीट है उसका रिजल्ट वोल्केनिज्म होता है, उसका सोर्स नहीं होता है। ये चीज समझा रहे हैं। अर्थ का इंटीरियर हीट है बोल के उसमें से मैग्मा और वोल्केनिज्म होके बाहर निकल के हमको वोल्केनिज्म एक्टिविटी दिख रहा है, तो वो उसका रिजल्ट है, सोर्स नहीं है। सोर्स थोड़ी बोलोगे आप। वोल्केनिज्म इज द रिजल्ट ऑफ अर्थ इंटीरियर हीट, है कि नहीं? अगर अंदर की जमीन गर्मी ना हो तो मोल्टेन स्टेट बनेगा नहीं, और मोल्टेन स्टेट बनेगा तभी तो वोल्केनिज्म होगा। आप उसको सोर्स थोड़ी कंसिडर कर सकते, समझो ना। तो ये सोर्स नहीं होगा, ये रिजल्ट होगा। आगे समझ में? हाँ, हाँ, तो वोल्केनिज्म नहीं होगा आंसर। वोल्केनिज्म इज द इनकरेक्ट आंसर, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो कतई ना होंगे आंसर। ठीक है। और दूसरा फिर आता है, देखो ऊपर वाला क्यों नहीं होगा? अरे सोलर विंड का क्या काम है बताओ? फिर अर्थक्वेक्स आ गया। देखो अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स क्या कोर कोर में होता है क्या अर्थक्वेक्स? नहीं होता है ना। अर्थ का इंटीरियर तो कोर तक हो जाता है, तो कोर में नहीं हो रहा है। फिर रेडियो एक्टिविटी तो समझ में भी आता है। सोलर विंड, सोलर विंड का क्या लेना देना? सोलर विंड तो वहां हो रहा है, उसका अर्थ के इंटीरियर से क्या लेना देना? वो तो आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, और जो एक्सोस्फीयर का जो कोरोनल जो मास इजेक्शन होगा वो तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, उसका क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। रेडियो एक्टिविटी डेफिनेटली होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनका डिके होगा तो उससे तो होगा ही होगा। अब इंपैक्ट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिtoriयल ऑब्जेक्ट्स, ये भी होगा। एक्स्ट्रा टेरिtoriयल ऑब्जेक्ट्स का इंपैक्ट भी होगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अर्थ एक मैग्नेट है, अर्थ इनसाइड से एक मैग्नेट है। अगर ग्रेविटेशनल पुल और ये सब उस पर इफेक्ट नहीं करेगा तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका जो मोल्ट हीट है वो सिग्नेचर बदलता रहता है, मैग्नेटिज्म है तो। लेकिन ये सेकंड वाला पॉइंट में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था अर्थ के इंटीरियर में, वो तो आंसर होना ही होना था, तो इस वजह से वो आंसर था। तो सेकंड तो करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ? ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, अब टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, हम अटके थे एक गाइबेन हर्जबर्ग रिलेशन पे। ठीक है, जो कि ग्राउंड वाटर से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ये चीज हम पढ़े थे किसमें? ग्राउंड वाटर में। है कि नहीं? है या नहीं है? नहीं पढ़े थे, उसको पढ़ना है। तो ये जो रिलेशन है कुछ पता वता है किस काम में आता है? देखो, ये जो है इसका पूरा स्पेलिंग जो है गाइबेन हर्जबर्ग रिलेशन। ठीक है, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? हाइड्रोलॉजिकल प्रिंसिपल है, हाइड्रोलॉजी। ठीक है, अभी क्या करता है देखो, ये रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है किसके बीच में? एक रिलेशनशिप बताता है, describes relationship between fresh groundwater and denser sea water। नमक डाल दो वाटर में तो डेंस हो जाएगा सी वाटर।
ठीक है, सी वाटर नहीं, सॉल्ट वाटर बोलो, सी वाटर बोलो, जो होगी, सॉल्ट वाटर बोलो एक्चुअली में, डेंसर सॉल्ट वाटर, सी वाटर नहीं, सॉल्ट वाटर। ठीक है, अब खारा पानी कोई पी नहीं सकता है, खारा पानी इज डिफिकल्ट फॉर पीने के लिए। ठीक है, तो इस रिलेशन को स्थापित किया गया ये बताने के लिए कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जिस कोस्टल जोन में ग्राउंड वाटर मिल रहा है, जिस कोस्टल जोन में ग्राउंड वाटर मिल रहा है, उसके कितने नीचे जाऊं कि मेरा फ्रेश वाटर मिलेगा, ये चीज हम देख रहे हैं। ठीक है, उसको इस पे ये खुद ब खुद एक बहुत बड़ी स्टडी है, और इसको लेके पूरे वर्ल्ड में रिसर्च साइंटिस्ट पागलों की तरह काम कर रहे हैं। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन वाले इंस्टीट्यूट्स भरे पड़े हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि एक बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को लेके कितना सारा एनालिसिस कर रहे हैं और कितना बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसडीडी, एसडीडी के नाम से फेमस है, एसजीडी। ठीक है, तो वो बाद में बताएंगे, एसजीडी का फुल फॉर्म बाद में बताएंगे, पहले इसकी कहानी समझते हैं। देखो क्या होता है कि एक आइडिया है किसके बीच में, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंसिडर, एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाता है। ठीक है, किसके किसके बीच में, इन दोनों के बीच में हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बनाता है। अब क्या होता है कि फ्रेश ग्राउंड वाटर जो है वो थोड़ा हल्का होगा, और क्योंकि कोई चीज अगर हल्का होता है तो वो डेंसर चीज के ऊपर फ्लोट करता है, तो सॉल्ट वाटर डेंसर है तो उसके ऊपर डेफिनेटली वो फ्लोट करेगा, कौन, तुम्हारा फ्रेश वाटर, है ना। तो इसमें अगर हम कंसिडर करें तो इन्होंने क्या किया, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाया, जिसमें क्या किया, एक हाइट लिया, किसके, सॉल्ट वाटर का हाइट लिया, और उसको मल्टीप्लाई किया उसके डेंसिटी से, और उसको इक्वेट किया इसके साथ, तुम्हारा डेंसिटी ऑफ, नहीं, हाँ रुको एक मिनट, अच्छा, हाँ, ये रिलेशन उन्होंने जनरेट। ठीक है, अभी क्या है उसका डायग्राम दिखा दो, नहीं तो नहीं समझ पाऊंगा। देखो ये फिगर देखो, चांद जी कुछ पेपर वेपर पब्लिश हुआ है, हाँ सर। कितने, सर 4 ही हुए थे तो फिर फर्स्ट मेरा थर्ड, तो चाहिए। हाँ। हाँ तो और क्या, मौज करिए, चार चार फर्स्ट और थर्ड पेपर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये है सॉल्टी ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये है आपका सॉल्टी ग्राउंड वाटर, नीचे ग्राउंड वाटर मौजूद है। अब इसके ऊपर क्या है हमारा, फ्रेश ठीक वाटर है, क्योंकि ये तो है वाटर टेबल, है, ठीक। और इसके इसके ऊपर है हमारा फ्रेश वाटर। करेक्ट। अब सपोज करो क्या प्रॉब्लम होगा मैं बताता हूँ। सपोज करो कोस्टल जोन है, ठीक है, जैसे समंदर किनारे बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई समंदर किनारे गया है अभी तक, कहाँ गए हो तेजल, सर वो अभी धनुषकोडी बीच, कहाँ पे, कौन से स्टेट में है पूछ रहा हूँ। तमिलनाडु में है शायद से। तमिलनाडु, ठीक है चलो। तो बात करते हैं कि अगर हमारा कोस्टल जोन है और कोस्टल जोन में घर बना लियो, और वहां पे फ्रेश वाटर की नीड है, तो क्या करोगे, ट्यूबवेल खोलोगे, ट्यूबवेल से वहां पे पंप करोगे, है कि नहीं, ट्यूबवेल से वहां पे पंप करके अच्छा पानी निकालने की कोशिश करोगे।
लेकिन एक समय आएगा उसके बाद क्या होगा, ये सॉल्टी ग्राउंड वाटर जो अंदर मौजूद है ये क्या होगा, अंदर घुस जाएगा, उस फ्रेश वाटर जोन के अंदर घुस जाएगा। अगर तुम ज्यादा पानी ओवर एक्सट्रैक्शन कर दोगे तो सारा का सारा जो ऊपर का फ्रेश वाटर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फ्रेश वाटर वंस खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, उसमें salty water. सॉल्टी वाटर अंदर घुस जाएगा। तो ये एक समस्या है। ठीक है, तो इसी चीज को ठीक करने के लिए क्या किया उन्होंने, उन्होंने निकाला निकाला एक तरकीब। ठीक है, और यही तरकीब हम पढ़ रहे हैं। ये जो है ये एक बैलेंस उन्होंने क्रिएट किया। बैलेंस क्रिएट करके क्या निकाला, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से उन्होंने एक हाइड्रोस्टैटिक बैलेंस निकाला, जिसे इक्वेशन निकाला उन्होंने कि डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ सलाइन वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इनटू एच, ये फॉर्मूला निकाला। ठीक है, अब उसमें देखो, उसमें जैसे कि डेंसिटी ऑफ सलाइन वाटर की अगर मैं बात करूं तो उसकी वैल्यू कितनी है, 1.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और फ्रेश वाटर का कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको पता है। ठीक है, डेंसिटी करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करने जाते हैं तो क्या होता है, 1/1.025 -1 इक्वल टू इंटू एच, ये वैल्यू जनरेट होके आता है। तो ये जो जेड है, ये जेड इक्वल टू क्या हो जाता है, 40H। फाइनल रिलेशन ये बन के आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि नहीं। तो समझ आया सर जितना आपने बताया। अभी इतना देर तक तो समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. देखो, अब देखो, ये है मीन सी लेवल। ठीक है, अब मीन सी लेवल से क्या है, मीन सी लेवल से ऊपर क्या है, फ्रेश वाटर है। मीन सी लेवल से ऊपर है तुम्हारा फ्रेश वाटर। ठीक है, तो अगर मीन सी लेवल से फ्रेश वाटर है, मीन सी लेवल से अगर ऊपर तुम्हारा वाटर टेबल है, देखो ये वाटर टेबल लिख रहा है ना, ये वाटर टेबल लिख रहा है, समझ में आया, ये वाटर टेबल लिख रहा है। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये जो डार्क ग्रे कलर है वो ओशन है, बार बार समझा रहा हूं, बेवकूफ मत बनना। डार्क वाला जो साइड है वो ओशेनिक साइड है, लेफ्ट वाला जो हल्का ग्रे साइड है वो कोस्टल जोन है। समझ में आया, ठीक। ये बेवकूफी मत करना कि नहीं उधर वाला लैंड है और इधर वाला वाटर है, ये नहीं। बाएं तरफ वाला, इसमें जो फिगर में एक लाइन खींचा हुआ है ना, ये नीचे की तरफ डार्क ग्रे वाला जोन जो है वो तुम्हारा ओशनिक जोन है। ओशनिक जोन के नीचे वो ये जोन दिखा रहा है, वो ये बोल रहा है कि मीन सी लेवल से ऊपर जितना हाइट तक तुम्हारा फ्रेश वाटर है उसको अगर 40 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो तुमको सॉल्ट और फ्रेश वाटर का इंटरफेस मिल जाएगा। मतलब अगर तुमको पता है कि मीन सी लेवल से ऊपर कितना दूर तक तुम्हारा वाटर टेबल है, अगर तुमको ये नॉलेज है तो तुम डायरेक्टली क्या बता सकते हो कि नहीं, इससे 40 मीटर नीचे जाऊं तो मेरे को क्या मिलेगा। अगर सपोज करो वो 1 किलोमीटर एबव है तुम्हारा, कौन, वो मीन सी लेवल से 1 किलोमीटर एबव तुम्हारा वाटर टेबल में फ्रेश वाटर मौजूद, ये पता है तुम। तो मैं क्या बोलूंगा कि मीन सी लेवल से अगर मैं 40 किलोमीटर नीचे चले जाऊं तो वहां पे मेरा सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होगा। ये इस फॉर्मूला का बोलना है। ये हाइट ऑफ फ्रेश वाटर है, ये हाइट ऑफ सलाइन वाटर, सलाइन वाटर इंटरफेस।
मतलब ये है वाटर टेबल से ये है जमीन, ये तुम्हारा मीन सी लेवल है, यहाँ पे मीन सी लेवल है, ये वाटर टेबल है, वाटर टेबल यहाँ तक गया है, ये हाइट ऑफ फ्रेश वाटर है, इससे 40 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे तुमको सॉल्ट वाटर मिलेगा। ये वो बोल रहा है। तो मतलब तुम जो पंप खोदोगे, कौन सा, तुम जो ट्यूबवेल खोदोगे, वो कहां तक खोदोगे, सिर्फ 40 किलोमीटर तक ही खोद सकते हो उसका अंदर का नल। उससे ज्यादा खोदोगे तो क्या मिलेगा, नमकीन पानी मिलेगा। तो उससे नीचे का खोद ही नहीं सकते हो, कहां पे, कोस्टल रीजन में। ये कोस्टल रीजन की कहानी है, तो कोस्टल रीजन पे ही ये होगा। ठीक है, क्लियर सुदेश ना? यस सर। आ गया चांद जी समझ में? हाँ जी, हाँ, तो मतलब ये है कहा, 40 मीटर ऊपर ही हमें फ्रेश वाटर मीटर नहीं नहीं, मिलेगा। मीटर नहीं होता है वो, किलोमीटर होता है, मीटर नहीं होता है वैसे। किलोमीटर तक सर, मैंने गलती से बोल दिया। जरूरी लेकिन नहीं अगर है, 40 जरूरी से, नहीं है, 40 गुना, 40 गुना। वो हाइट ऑफ फ्रेश वाटर अच्छा, आपको पता नहीं है कहाँ पे कैसा है, हाँ हाँ समझ में आया? हाँ, ये उसको आपको पता मल्टीप्लाई नहीं। करेंगे ना। एग्जैक्टली तो उसके 40 नीचे चले जाएंगे तो आपको सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होगा। अच्छा, 40 से जाएंगे तो उधर होगा सॉल्ट वाटर। हाँ, 40 गुना नीचे चले जाओगे तो वहां पे सॉल्ट वाटर मिलेगा। तो आप जो ट्यूबवेल खोलोगे, वो 40 मीटर हाँ, नीचे खोलोगे ही नहीं, उससे ऊपर खोलोगे। 40 से ऊपर ही रखेंगे ना। एग्जैक्टली ये हाइड्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो कि लोग यूज करते हैं। आगे समझ में? ठीक है ना? अब चलते हैं थोड़ा नेचुरल हजार्ड की तरफ। वो हमारा टॉपिक बाकी था ना। हाँ। हम्म। देखो नेचुरल हैजार्ड में तो आप समझ रहे हो कौन कौन सा चीज है। अर्थक्वेक है, सुनामी है, हरिकेन है, फ्लड है, ड्रॉट है, लैंडस्लाइड है, वोल्केनिक इरप्शन है, एक्सट्रीम वेदर है, लाइट इंड्यूस्ड फायर है, सिंक होल है, कोस्टल इरोजन है, कॉमेट एंड एस्ट्रॉयड है, बहुत सारा चीज है। इतना नेचुरल हैजार्ड है। इंसान जिंदा रहे या मर जाए, क्या है डबरू, इंसान जिंदा रहे या मर जाए? वो बताओ। जिंदा रहे सर। जिंदा रहे, है ना? क्यों भाई, क्यों जिंदा रहे, इंसान क्यों जिंदा रहे? सर मरे क्यों? अरे मरे क्यों, पृथ्वी को नहीं चाहिए भाई इंसान, मास एक्सटिंक्शन करना चाहता है, कोरोना आया था ना। सर तो हो तो गया जितना करना था। नहीं नहीं, तो अगर चाहेगा पृथ्वी कि बोलेगा नहीं इंसान हमको जरूरत नहीं है, इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको मार दे, तो इंसान को खुद ब खुद मर जाना चाहिए ना, ताकि पृथ्वी की भलाई हो। जिंदा रहेगा क्या करेगा इंसान, है कि नहीं? ये चीज बताओ, हाँ या ना? सर दुनिया की जो इंसान हालत इंसान कर रहे हैं उसमें मर जाना ही सही है। हाँ, मर जाना ही सही है कि नहीं? क्या बोलते हो? काफी पेसिमिस्टिक, काफी। हाँ। चांद जी क्या कर रहे हैं, फोटो कहाँ, सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं चांद जी? नहीं सर, वो एक्चुअली सिग्नल चला जाता है तो फिर मुझे थोड़ा सिग्नल ऊपर चला करना जाता पड़ता है, अच्छा। तो ये ठीक है, तो इंसान का जिंदा रहना जरूरी नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर पृथ्वी के बैलेंस के लिए इंसान को रहना जरूरी नहीं है, तो इंसान को नहीं जिंदा रहना चाहिए, इंसान को मर जाना चाहिए। ये सत्य है। और पृथ्वी तो मार ही देती है, बचा थोड़ी पाती है पृथ्वी। पृथ्वी जब नेचुरल कैलेमिटी लाती है तो इंसान बचता कहाँ है, ये तो मारता ही है, इंसान को मारना ही है। इंसान फर्क थोड़ी करती है, जानवर पेड़ और पृथ्वी थोड़ी फर्क करती है, तो नेचुरल कैलेमिटी लाएगी तो मारेगी ही मारेगी, है कि नहीं? है कि नहीं है? यस सर। क्या चांस?
तो ये होगा ही होगा, तो इसका हाँ तो जी, हाँ। इसका कोई तोड़ ही नहीं है। हाँ, ये तो मास एक्सटिंक्शन को तुम नहीं बचा सकते, वो होगा तो होगा। इंसान भी एक्सटिंक्ट होंगे, ऐसा नहीं कि इंसान थ्राइव करता रहेगा आजीवन के लिए। एआई आ चुका है, एआई किसी दिन खत्म कर देगा इंसान को, कोई भरोसा तो है नहीं, है कि नहीं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको नेचुरल, क्योंकि इंसान के पास दिमाग है, तो वो क्या करेगा, नेचुरल हजार्ड से लोगों को या जानवर को या पृथ्वी में बसे हुए जो प्राणी है उनको बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है। तो इसलिए वो नेचुरल हजार्ड का लेसन टॉपिक ये सब पढ़ता है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का वैसे तो टॉपिक है, इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ते हैं, है ना। और कोई प्राकृतिक आपदा कोई फेस किया है अभी तक, तेजल, कोई प्राकृतिक आपदा फेस की हो अभी तक? कुछ नहीं किया है? फ्लड्स किए ऐसा हैं ही सर। सब किए होते हैं यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राकृतिक आपदा फेस नहीं हुआ हो। सर अर्थक्वेक तो सर आए अर्थक्वेक। दिन आता है सर। हाँ, अर्थक्वेक तो वो तो आता रहता है, वो तो सिंपल सा है। और फ्लड सर। यही दो चीजें आजकल दिखती हैं, और ये नहीं दिखता है एक्सट्रीम वेदर, ये भी तो दिखता है। सर एक्सट्रीम वेदर तो दिखता ही है, इसका तो कुछ ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो उसको कहानी छोड़ो, अब चलते हैं अर्थक्वेक पे। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारा नेचुरल हजार्ड। ठीक है, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल है, हाईली डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, और टेक्टोनिक ओरिजिन से होता है, ये सबको पता है। लेकिन इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारा फोकस होता है, एपिसेंटर होता है। तो ये जो फोकस होता है ये अंदरूनी चीज है, एपिसेंटर जस्ट उसके ऊपर वाला जो पॉइंट है वो तुम्हारा एपिसेंटर होता है। ठीक है, तो इसमें भी कहानी आता है कि एक चीज का, कि इसमें दो टाइप के अर्थक्वेक होते हैं, एक होता है डीप, एक होता है शैलो, है ना। एक होता है डीप, एक होता है शैलो अर्थक्वेक। तो डीप और शैलो अर्थक्वेक में क्या फर्क है, ये अगर कोई पूछेगा तुम्हें तो क्या बताओगे? डेप्थ, डेप्थ की कहानी। डीप और शैलो की जब हम बात करते हैं तो डेप्थ की कहानी आ जाती है। शैलो अर्थक्वेक जो होता है वो सिर्फ जमीन में 70 किलोमीटर नीचे ही हो सकता है। ठीक है, डेप्थ उसका 70 किलोमीटर शैलो वाले का। ठीक है, और ये टेक्टोनिकली एक्टिव जोन होता है, क्योंकि जो पृथ्वी की जो क्रस्ट की जो तुम्हारी लिथोस्फीयर में जो क्रस्ट है, मोस्टली सीमा और शियाल वाला जो जोन है, वो अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर तक का ही है, तो उतना तक दिखता है। लेकिन अगर आप डीप बात कर दो, डीप, शैलो तो इतना है, अगर डीप अर्थक्वेक की बात करते हो तो उसका फोकस कहीं ना कहीं 700 किलोमीटर नीचे दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए, डीप एंड हमारा शैलो अर्थक्वेक। ठीक है, ये चीज याद रहना चाहिए। अब फोकस तो तुमको समझ में आ ही रहा है, एपिसेंटर उसके ऊपर का पॉइंट तुमको ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, दो स्केल यूज होते हैं, एक होता है रिक्टर स्केल, और एक है वो बाद में बताऊंगा, पहले रिक्टर स्केल समझो। मर्सिली स्केल भी है, मॉडिफाइड मर्सिली स्केल। अभी तो रिक्टर स्केल समझो। रिक्टर स्केल में देखो क्या है, रिक्टर स्केल में 10 पॉइंटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चार तक तो इनके डेली डेली दिखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो चार होता है ना, तो जैसे कि चार तो बहुत ही कम है। नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 8 के ऊपर जाता है तो चांसेस है कि डेथ हो, 7 8 में डेथ होने की चांसेस है, उससे पहले तो डेथ भी ना होगा। ठीक है, और ये दो जो है ये 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है, किससे? 1 से। 3 अगेन 2 से 10 टाइम स्ट्रॉन्गर है। तो अगर 3 की बात करें 1 से कितना होगा, 100 टाइम्स। 10 10 10 10 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी कहानी है। तो रिक्टर स्केल क्या मेजर करता है, अर्थक्वेक की एनर्जी, कि अर्थक्वेक कितना टाइम स्ट्रॉन्गर है। ठीक है,
तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है उन्होंने 5 जोन में डिवाइड कर दिया है। चलिए 5 अर्थक्वेक जोन्स हैं। फर्स्ट वाले को कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि उसका कोई वजूद उतना है नहीं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को मोस्टली कंसिडर किया जाता है हमारे जोन्स में। ठीक है। तो जो सेस्मिक जोन्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि देखो एरिया विद माइनर डैमेज एंड अर्थक्वेक जो होता है 2 में आ जाएगा। मॉडरेट डैमेज वाले तुम्हारे 3 में आ जाएंगे। ठीक है। देखो फिर वो कंसिडर कर रहा है कि इनकी इंटेंसिटी 5 से 6 है मॉडिफाइड मर्सली स्केल में, 7 है तुम्हारा मर्सली स्केल में, सेस्मिक जोन 4 है तुम्हारा हायर मर्सली स्केल में, और सेस्मिक जोन 5 है तुम्हारा जोन 5, वो तुम्हारा हायर इंटेंसिटी 9 में है। ठीक है। तो करेस्पॉन्डिंग रिक्टर स्केल किस मर्सिली स्केल को कंसिडर करता है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो सेस्मिक जोन 5 है, वो तुम मैप पढ़ लेना, मैप बताने की जरूरत नहीं है। ये है मॉडिफाइड मर्सिली स्केल, जिसमें क्या बताया जाता है, इंटेंसिटी, मतलब कितना खतरनाक है तुम्हारा कौन, अर्थक्वेक। ठीक है। कितनी तबाही हुई। आया या नहीं समझ में आया? यस सर। अब बात आता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक कौन मेजर करके देता है, रिक्टर या मर्सली? मर्सली। मर्सली कैसे होगा, रिक्टर होगा ना। मर्सली तो इफेक्ट दिखा रहा है, मर्सली नहीं होगा। मर्सली तो इफेक्ट दिखा रहा है, मर्सली टोटली इफेक्ट दिखाता है, रिक्टर स्केल होगा। रिक्टर स्केल तुम्हारा मैग्नीट्यूड दिखाता है, मर्सली थोड़ी होगा। मैग्नीट्यूड वाला स्केल जो है वो तुम्हारा रिक्टर है, ये चीज याद रखना है। मर्सली ये रहा तुम्हारा रिस्क जोन वगैरह, तुम देख सकते हो, इंडिया का मैप है ये। तो असम जो है वो तो 5th जोन में है, हाई रिस्क जोन में है। अरुणाचल प्रदेश पूरा ये चिकन नेक से इधर का सब। आते ही रहते हैं यहाँ पे। हाँ, असम अर्थक्वेक तो फेमस है पूरे इंडिया में। ठीक है। तो ये तो समझ में आता है। तो ये जो अर्थक्वेक का प्रिडिक्शन है उसको कैसे किया जाता है, देखो अलोंग दी फॉल्ट्स। फॉल्ट्स क्या होते हैं, जो टूटे फूटे जमीन होते हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉक स्लिप स्लिप कर गया होता है, वहां पे मोस्टली इनको मेजर किया जाता है। ठीक है। न्यू मेथड बहुत सारा है, जैसे कि तुम फ्रिक्शनल रॉक का फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ देखते हो, जियोलॉजी वगैरह देखते हो। ठीक है। उसका फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ देखते हो, वो टूटेगा फूटेगा ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद उस पे कंस्ट्रक्शन करने से प्रॉब्लम होगा क्या, ये सब चीजें भी चेक की जाती है, किसमें, इसी स्केल में चेक की जाती है। ठीक है। अब सेस्मिक वेव क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं, पी एंड एस। ठीक है। पी एंड एस जो होता है वो अलग अलग तरीके के सेस्मिक वेव होते हैं, जो कि तुम्हारा क्या यूज होते हैं, तुम्हारे अर्थक्वेक वेव्स को मेजर करने में तुम्हारी हेल्प करते हैं। फोकस से जो वेव्स आते हैं ना उसको मेजर करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये तुम्हारा डिस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। डिस्ट्रक्शन करने के लिए और 2 वेव्स, इनको हम बोलते हैं एल एंड आर, हाँ। रेलिग वेव एंड लव वेव्स। ठीक है। अब इनका पिक्चर दिखाता हूँ, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। रेलिग, ये रहा, देखो ये है। तो जमीन को ना कैसे वो मोड़ रहा है, देख रहे हो, जमीन को कैसे तोड़ रहा है इधर उधर। लव वेव जो होता है वो आगे पीछे है, आगे पीछे हो रहा है, कंप्रेशन उसमें ना आगे पीछे हो रहा है। जो ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो जमीन के ब्लॉक्स हैं। तो लव वेव में क्या हो रहा है, थोड़ा आगे आ जा रहा है, थोड़ा पीछे चला जा रहा है, थोड़ा आगे आ जा रहा है, थोड़ा पीछे चला जा रहा है। बट रेलिंग में क्या हो रहा है, एक जगह में कंप्रेशन हो रहा है और दूसरे जगह बाहर निकल रहा है, एक जगह कंप्रेशन हो रहा है, दूसरी जगह एक्सपैंड हो रहा है। यहाँ पे देखो कंप्रेस हो रहा है इस जोन में, ट्रफ में कंप्रेस्ड हो रहा है, क्रेस्ट में एक्सपैंड कर जा रहा है, फिर ट्रफ में कंप्रेस हो रहा है, फिर एक्सपैंड कर जा रहा है। तो जमीन इस तरीके से एक्ट करता है, कहाँ पे, जब लव वेव्स और रेली वेव्स होते हैं। तो ये लव वेव रेली वेव्स आता कहाँ से, ये आता वही जमीन से ही है।
पी और एस वेव पहुंच के ऊपर वो लव एंड रेलिक वेव्स ही बनाते हैं। ठीक है, तो पी वेव तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एस वेव तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव सेम डायरेक्शन में जाता है, एस वेव जो होता है वो परपेंडिकुलर जाता है राइट एंगल से, तो ऑब्वियसली जो राइट एंगल में वाइब्रेट कर रहा होगा, मतलब क्या है देखो, पी वेव ऐसे 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 मूव कर जाएगा और एस वेव क्या ऐसे ऐसे जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए जाएगा। ठीक है, अब लव वेव्स तो समझ में आया तुमको, लव वेव्स तो आगे फिर थोड़ा पीछे फिर थोड़ा आगे फिर थोड़ा पीछे, और ये क्या है, कंप्रेस हो रहा है, कहीं पे ऐसे एक्सपैंड हो जा रहा है और कहीं पे ऐसे कंप्रेस हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मूवमेंट्स हैं उनके, इनके लव वेव, रेलिक वेव, एस वेव और पी वेव्स। उसमें पी वेव्स को क्या बोला जाता है, वो बॉडी वेव्स होते हैं। बताओ क्या पूछ रहे हो, कुछ बात कर रहे हो शायद, चलो ठीक है। तो पी वेव जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रेवल करता है, एस वेव जो होता है वो सॉलिड में ट्रेवल करता है, लिक्विड में नहीं करता है। जिसके वजह से हमने पता किया कि हमारा जो अर्थ का इंटीरियर में जो लिक्विड कोर है, वो कोर जो है वो लिक्विड है। ठीक है, उसको हम सैडो जोन में भी कंसिडर करते हैं। तो उसको क्या है देखते हैं, पी एंड एस वेव्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ। देखो ये है पिक्चर, पृथ्वी का इंटीरियर ऐसे ही पता किया गया है। ये रहा, जो पी वेव है वो तुम्हारा एपिसेंटर से जब बाहर निकलता है आराम से स्कैटर हो रहा होता है, कब तक, जब तक लिक्विड कोर उनको नहीं मिलता है। जैसे ही लिक्विड कोर मिलेगा वो वहां से पी वेव्स निकलेगा, एस वेव निकलना बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिर्फ पी शैडो जोन दिखेगा, एस वेव्स होगा ही नहीं वहां पे। तो एक जोन के बाद और वेस वेव नहीं दिखता है। और तुम एपिसेंटर से जब छोड़ोगे वो तो इसी तरफ से ना नीचे आएगा, इसी डायरेक्शन से रेडियली जाएगा, वो तो इधर से तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब जा रहा है तो वो इसी डायरेक्शन में तुम्हारा पी शैडो जोन दिखा रहा है और नीचे शैडो जोन नहीं आ रहा है। सिंपल सा कंसेप्ट है, यही कहानी है उसकी। तो पी और एस वेव से हमने पता किया कि जो लिक्विड कोर है वो लिक्विड है। ठीक है, आउटर लिक्विड जो है ये हमारा, ये चीज समझ में आता है। ठीक है, लव वेव रेली वेव का वही दिखा रहा था। देखो लव वेव आगे पीछे हो रहा है ब्लॉक्स, और रेली वेव देखो कैसे हो रहा है, घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है एक जगह में। ये उसके डायरेक्शन है। पी वेव्स क्या हो रहा है, कंप्रेस एक्सपैंड कंप्रेस एक्सपैंड कंप्रेस एक्सपैंड। एस वेव तो साइनसोडियल तरीके से मूव करेगा, तो समझ में आ रहा है, ये उनके टाइप्स है। ठीक है, अब आता है सुनामी। सुनामी तो जानते ही हो। ठीक है, हाइट, कहीं पे बढ़ेगा कहीं पे कमेगा, कहीं पे बढ़ेगा कहीं पे कमेगा। अब क्यों कमेगा बढ़ेगा, क्योंकि जो कोस्टल जोन है वहां पे क्या होता है, क्रस्ट जो होता है वो क्या होता है, ओशनिक क्रस्ट जो होता है डीप होता है ना। बीच समंदर यस में सर। ओशनिक क्रस्ट जो होता है डीप होता है, लेकिन जब कोस्टल जोन में पहुंच जाते हो तो ओशनिक क्रस्ट ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये वाला जोन जो है काफी ऊंचा उठा हुआ है। तो अर्थक्वेक होगा भी तो डीप, जो बीच ओशन में उतना असर नहीं देगा। लेकिन जैसे ही वो वेव्स तुम्हारे समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होता है भाई, हाइट उनका बढ़ जाता है। ठीक है, डेप्थ कम जाएगा, हाइट बढ़ जाएगा। हाइट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो सुनामी करेगा, उसमें तो कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि हुआ है, हमारे इंडिया में सुनामी आया है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है, इसकी इसकी कोई उतनी कहानी क्वेश्चन नहीं आता। फ्लड भी वही है, फ्लड मैनेजमेंट फ्लड कोस्ट में होता है, लो लाइंग एरियाज में होता है। ये भी सही बात है, क्लाउड बर्स्ट में होता है। तो ये फ्लड प्लोन एरिया जो है वो इतने ही है बस, यही सारे फ्लड प्लोन एरियाज, और तो कुछ नहीं। आसाम तो ऊपर है सबसे, ब्रह्मपुत्रा जो निकलती है वहां से, इसीलिए।
तो फ्लड प्रोन एरियाज में सब आएंगे। और बिहार में तो जानते हो कोसी रिवर जो है फेमस है, सौर ऑफ बिहार बोला जाता है, उसमें तो हमेशा फ्लड आता है। लेकिन कभी कभी ना आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है फ्लैश फ्लड्स का। अब फ्लैश फ्लड्स तो समझते हो ना वो क्यों आता है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने की वजह से। सिटीज में अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना रहे तो फ्लैश फ्लड होगा। ठीक है, ये चीज तो दिमाग में तुम्हारे क्लियर है। इनके क्या किया जाता है, कंट्रोल मैप बनाए जाते हैं, इनसे भी रिसर्च डेवलपमेंट किया जाता है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, सब हो जाएगा। इतना डीप में वो नहीं पूछेगा। हाँ ये पूछेगा तुम्हें, लैंडस्लाइड। ठीक है, ये जरूर पूछेगा। कौन सा रोटेशनल लैंडस्लाइड है, कौन सा ट्रांसलेशनल है, कौन सा ब्लॉक स्लाइड है। वो देखने से पता चलता है। देखो रोटेशन होगा तो क्या होगा, जो पत्थर स्लिप कर रहा होगा वो रोटेट करते हुए आएगा, ऐसे ऐसे आएगा ना। और रोटेट करते हुए आएगा, ऐसे ऐसे होते हुए आएगा। ट्रांसलेशन में क्या आएगा, सीधा गिरेगा। अब ब्लॉक में क्या होगा, ब्लॉक बाय ब्लॉक टूट के गिरेगा। रॉकफॉल में क्या होगा, पत्थर सीधा गिरेगा, स्टीप स्लोप होगा। टप्पल में क्या होता है, एक बार यहाँ कूदेगा, फिर यहाँ थोड़ी देर रुक जाएगा, फिर टूटेगा, फिर यहाँ प्रेशर डाल के गिरेगा, फिर ऐसे गिरेगा दूर दूर, ऐसे डिस्टेंस डिस्टेंस बना के गिरेगा। अब डेब्रिस फ्लो क्या है, वो तो भाई मड फ्लो टाइप से है, धीरे धीरे आएगा। ठीक है। अवलांच क्या है, बहुत तेजी से आने वाला। अर्थ फ्लो और भी स्लो होता है, बहुत स्लो। और क्रीप तो और भी स्लो होगा क्योंकि उसमें पेड़ आ गए हैं अभी, वो माउंटेन में ग्रास बन के उसको रोके हुए हैं, उनके रूट से वो रुके हुए हैं। अब लेटरल स्प्लिट तो ये तो तभी होगा जब तुम्हारा बारिश होगा। बारिश होगा, टॉप सोइल गायब होगा, तब लेटरल स्प्लिट होने के चांसेस हैं। जब पानी फैलाएगा मिट्टी को, तब ये कंडिशनर होगा। तो ये सब लैंडस्लाइड के टाइप्स हैं। रोटेशनल लैंडस्लाइड, ट्रांसलेशनल लैंडस्लाइड, ब्लॉक स्लाइड, रॉकफॉल, टप्पल, डेब्रिस फ्लो, डेब्रिस एवलांच, अर्थक्वेक, अर्थ फ्लो, क्रीक, लेटरल स्प्लिट। ये सब टाइप्स है लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड किन किन चीजों में डिपेंड करता है, डेफिनेटली तुम्हारा स्लोप फॉर्मिंग मटेरियल, जैसे कि रॉक हुआ, सॉइल हुआ, आर्टिफिशियल फील हुआ, और इन सब का कॉम्बिनेशन। ठीक है। टप्पेल्स वही है, फॉरवर्ड यूनिट होगा, दूर दूर जाके गिरेगा पाइवट पॉइंट से। डेब्रिस फ्लो, डेब्रिस एवलांच, इनमें उतना कुछ कहानी नहीं है, ये सब पूछेगा जो। हाँ, इनका प्रोटेक्शन कैसे करोगे, जैसे करते हैं माउंटेन इलाके में रोड्स बनाते हैं, तो सीमेंटिंग करके उसको वो बनाते हैं ताकि लैंडस्लाइड हो तो उसके पीछे ही हो, रोड पे ना आए, लोग प्रोटेक्टेड रहे। तो रोड्स ऐसे बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर बना के उसको रोक दिए जाते हैं। मैश भी बनाया जाता है कहीं कहीं पे, ऐसे चेन, आयरन के चेन डाल दिए जाते हैं ताकि पत्थर जो है वो धसे ना, बांध के। और एक काम किया जाता है, देखो अगर बारिश हो रहा है और बहुत तेज हो रहा है तो वो टॉप साइड को गायब करेगी, तो वो लैंडस्लाइड का कारण बन सकती है। तो क्या करोगे कि उन पानी को निकालने के लिए परफोरेटेड पाइप्स बनाओगे। ये परफोरेटेड पाइप्स कहाँ बनाओगे, उन्हीं सॉइल के नीचे घुसा घुसा के उसको बनाओगे ड्रिल करके, और उस पानी को डायरेक्टली रोड से कनेक्ट करके नीचे छोड़ दोगे, डाउनस्ट्रीम में छोड़ दोगे, डाउनस्ट्रीम में जो रिवर है। तो क्या होगा, पानी सीधा अगर नीचे चला जाएगा तो टॉप सोइल बच जाएगा, टॉप सोइल बहेगा नहीं, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, तो उससे भी फायदा होगा। ठीक है। अब आता है एवलांच। एवलांच भी वही चीज है, लैंडस्लाइड का दूसरा ही रूप है, बस वो इसमें स्नो गिरता है, स्नो। ठीक है, लेकिन इसके तीन टाइप है, कौन कौन से, स्लैब, पाउडर एंड ग्लेशियर। ठीक है। तो स्लैब में क्या होता है, बड़ा बड़ा स्लैब स्लोप करेगा। वो आजकल मूवी नहीं देखे हो आप, तो देखे ही होंगे, ऋषि कपूर वाला, कौन सा, चांद जी, वो गाना सुना है ना, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे। है या नहीं है, दिखा देते हैं दिखाना पड़ेगा। चांद जी तो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो बताना तो पड़ेगा, दिखाना तो पड़ेगा। याहू।
चलिए, गाना तो वो दिखाना ही पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। ये खाली AI दिखाया जाता है। अभी ये जो सीन, ये क्या है बताओ, ये कौन सा है? ये जो ये जो यहाँ से गिर रहा है, ये देखो। ब्लैक ये जो गिर रहा है, ये कौन सा है एवलांच? ब्लैक ये वही तो है, इसी तरीके से तो वो गिरता है। तो ये कौन सा टाइप का एवलांच? ये है पाउडर। क्योंकि यहाँ पे नोटिस करो कि ये पाउडर है, ये पाउडर है, पफी है। पफी वाले जितने भी होते हैं वो पाउडर होते हैं। स्लैब वाला फ्रेश होता है और डैम्प स्नो पे बहता है। फ्रेश और डैम्प स्नो मतलब जहां पे थोड़ा पानी का असर हो। और पाउडर वाला सोच रहे हो ना, बॉल है, तो बॉल वाला क्या करेगा, ज्यादा स्लिप करेगा। स्लैब से ज्यादा बॉल स्लिप करेगा। बॉल तो तेजी से मूव करेगा ना, सर्कल है वो, बॉल टाइप सा है। ठीक है। अब देखो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी, इसके तो 140 है। और अगर ग्लेशियर एवलेंच हुआ तो पूरा का पूरा ग्लेशियर टूट के गिर रहा है। वो पूरा का पूरा बड़ा बड़ा स्लाइस गिर रहा है, तो एकदम हट के गिर रहा है। पूरा का बड़ा बड़ा मास गिर रहा है, तो वो और तेजी से गिरेगा। वो तो एक बार में गिरेगा, वो एक बार में एक टुकड़ा गिर जाएगा। ठीक है, इसमें स्लैब निकल रहे थे, इसमें पाउडरी है, और इसमें पूरा ग्लेशियर एवलांच। ठीक है। चांद जी को नींद आ गई। नहीं सर, ये ऐसे ही होता रहता है। कोई नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, खत्म हुआ, हो गया एवलांच खत्म। अब नहीं जाएंगे आगे। वैसे तो है, वैसे का ये सब देख सकते हो, ये सब प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वैसे तो। ठीक है। क्लाउड बर्स्ट, अब जो कहानी आपने बोला था, क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है? देखो, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग होता है। ठीक है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून नियर माउंटेन एंड डेजर्ट रीजन में अगर होगा, मॉनसून आ गया तो होगा। वार्म मॉइस्ट एयर अगर फुटहिल में पहुंच गया है तो चांसेस है। लीड टू कंडेंसेशन एंड कोपियस प्रेसिपिटेशन। अब जैसे कि मैं बात बोलता हूँ, लद्दाख की ही बात कर रहा था मैं, कि वहां पे क्योंकि रिवर नहीं है, इंदस रिवर का फ्लो कम है, तो मॉइस्चर का सोर्स जो है वो कम होगा कंपैरेटिवली। अगर बाई चांस सपोज करो कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर अगर पहुंच जाता है इन जम्मू कश्मीर वाले रीजन्स में, तो वहां पे क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर मॉइस्चर का सोर्स ना हो तो क्लाउड बर्स्ट नहीं होगा। सबसे जरूरी चीज है आपका ये वार्म मॉइस्ट एयर का होना। यही नहीं रहेगा तो नहीं होगा क्लाउड बर्स्ट। और ये क्लाउड कौन सा होता है? क्यूमुलोनिम्बस, जो मैंने मतलब बताया था। ठीक है। क्लाउड फाइनली रिलीज द रेनड्रॉप एंड दे ब्रस्ट विद ए ग्रेट स्ट्रेंथ एंड फेरोसिटी। ठीक है। कंडेंस होने के बाद वो ऐसे ही ब्रस्ट कर जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, सिंपल। ठीक है। इतना कंसेप्ट जानो, इतना सही पूछता है मोस्टली तो अर्थक्वेक से ही पूछता है, और किसी से पूछता नहीं हो इस क्वेश्चन में। लैंडस्लाइड का बहुत कम पूछ ले कभी कभी, और फ्लड से तो आज तक पूछा नहीं है क्वेश्चंस। ये तो टेंशन तो लेना नहीं है, लेकिन ये चीज समझ लो, मूवीज में भी रिलेटेड है हमारे चीजों से, पढ़ाई से। ठीक है। चलो भाई।